Good morning, dear students. In last lecture, we had started our chapter, The Coming of the British. Today, we will continue it and we will start from the Battle of Buxar. In 1764, the East India Company started another war against the combined army of the Nawabs of Bengal and Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam at Buxar. 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूसरा वॉर स्टार्ट किया और इस वॉर में कंबाइंड आर्मीज थी। किसकी आर्मीज थी? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम। इन तीनों की आर्मीज थी ब्रिटिश के अगेंस्ट बक्सर में। दिस केम टू बी नॉन एज द बैटल ऑफ बक्सर और इस बैटल को बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। They won the war and obtained the right to collect revenue in Bengal. इस बैटल में ब्रिटिश they won the war and they obtained the right to collect revenue in Bengal. और इस बैटल में जीतने के बाद ब्रिटिश को राइट मिल गया कि अब वो बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। दिस मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी पावरफुल एज बंगाल वॉज अंडर देयर कंट्रोल। इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी पावरफुल हो गई थी क्योंकि बंगाल अब उनके कंट्रोल में था। The British realized that there were many big and small kingdoms in country which fought against each other. ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हो चुका था कि इंडिया में बहुत सारे बड़े और छोटे राजा हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। They took advantage of this situation and introduced the policies of doctrine of lapse and subsidiary alliance. उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलायंस नाम की पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की। फर्स्ट इज सब्सिडियरी अलायंस. This policy was introduced by Lord Wellesley, who was the Governor General of India from 1789 to 1805. Lord Wellesley जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1789 टू 1805 तक, तो लॉर्ड वेल्जली ने सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द इंडियन रूलर्स हैड टू गिव अप देयर आर्मीज एंड इन रिटर्न द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। अकॉर्डिंग टू सब्सिडियरी अलायंस जो इंडिया के रूलर्स थे, जो राजा थे, उनको अपनी आर्मीज ब्रिटिश के साथ मिलानी थी और उसके बदले में अगर कोई बाहर का राजा उन पर अटैक करता तो ब्रिटिश उनको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. दिस पॉलिसी was introduced by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from 1848 to 1856. इस पॉलिसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने। वो भी इंडिया के गवर्नर जनरल थे फ्रॉम द ईयर 1848 टू 1856. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट एन एयर देयर किंगडम वुड कम अंडर द ब्रिटिश. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन राजा मर जाता था तो उनका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो देयर किंगडम वुड कम अंडर द ब्रिटिश. एयर मीन्स उत्तराधिकारी, अ पर्सन हु इज चोजन टू असेंड द थ्रोन. दिस पॉलिसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन्स एज एयर्स. और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी राजा अगर किसी बेटे को गोद लेता था तो वो उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था. They gradually extended their power to the other parts of India. और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर्स को इंडिया में एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया. However, there were a few powerful kingdoms who did not give in to the demands of the British. कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश की डिमांड्स को मानने से मना कर दिया. द ब्रिटिश fought many wars against these kingdoms and ultimately defeated them. तो ब्रिटिश ने इनके अगेंस्ट
बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और इन राजाओं को हरा दिया। बाय 1850 दे हैड एस्टेब्लिश देयर रूल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और 1850 तक इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में ब्रिटिश रूल जो है इस्टेब्लिश हो चुका था। ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ऑलमोस्ट इट्स एंटायर पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी और इंडिया की जो एंटायर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। The British wanted to collect as much wealth as they could, and so they forced the farmers to grow cash crops like opium and indigo. तो ब्रिटिश चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मिल सके इंडिया से, तो उन्होंने इसके लिए इंडिया के फार्मर्स को फोर्स किया कि वो ओपियम एंड इंडिगो जैसी क्रॉप्स जो कैश क्रॉप्स हैं उनको उगाएं। सो Indian farmers were forced to grow opium and indigo. These crops were then bought at a very low price by the British. और इन क्रॉप्स को ब्रिटिश जो है बहुत ही लो प्राइस पर खरीदते थे एंड सोल्ड इन फॉरेन लैंड्स एट हाई प्राइसेस, और इन्हीं क्रॉप्स को बहुत ही हाई प्राइसेस पर दूसरी कंट्रीज़ में बेचा जाता था। To make matters worse, the farmers had to pay heavy taxes. और इससे भी बुरी चीज़ जो फार्मर्स के लिए थी, उनको बहुत ही हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। टैक्स मीन्स मनी विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट फॉर अ पब्लिक सर्विस। सो it was very bad for the farmers, and as a result the Indian farmers became very poor. और इसकी वजह से, टैक्स की वजह से और ओपियम एंड इंडिगो उगाने की वजह से इंडिया के जो फार्मर्स थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम प्राइस पर अपनी क्रॉप्स को बेचना पड़ता था और टैक्स भी पे करना पड़ता था, दैट्स वाई द फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर। द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री suffered the same fate as Indian agriculture. इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को भी वही सिचुएशन, वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जो इंडियन एग्रीकल्चर को फेस करनी पड़ रही थी। इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सिल्क एंड कॉटन ग्रोअर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द ब्रिटिश एट लो प्राइसेस। जो लोग सिल्क और कॉटन उगाते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने प्रोडक्ट्स ब्रिटिश को बहुत ही लो प्राइसेस पर बेच दें। These were then sent to Britain, where cloth was manufactured and sent back to India for sale at high prices. और इन कॉटन और सिल्क क्लॉथ, सिल्क का जो रॉ मटेरियल था उसको ब्रिटेन में भेजा जाता था और वहाँ से मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको दोबारा से इंडिया में लाया जाता था सेल करने के लिए, और वो भी बहुत ही हाई प्राइसेस पर। दिस वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा सेटबैक था इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द इंडियन कॉटन ग्रोअर्स एंड वीवर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। इंडिया में जो लोग कॉटन उगा रहे थे और जो लोग वीवर्स थे, मीन्स जो कपड़ा बनाते थे, वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बिकॉज इंडिया के लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे एंड नाउ देयर वॉज क्लॉथ मेड इन ब्रिटेन एंड देन इट वॉज सेंट बैक टू इंडिया फॉर सेलिंग. So that was all about the condition of Indian farmers and Indian weavers. So they were in very bad condition. So that was all for today. See you soon, dear children.